हुआ है सर, एक बार बताओ ना। यस सर, हो गया। यस सर। ओके सर, डन। चलो अच्छा, तो अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्लास है ना, और इकोनॉमिक्स में क्या बात करेंगे सर? डिमांड। क्या बात करेंगे? डिमांड। डिमांड पे बहुत सारा बात हो रहा था, इवन लास्ट 4-5 क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको डिमांड पे करवाया, जिसमें अगर किसी का मिस हुआ ना किसी कारण से, सो डोंट अंडर एस्टिमेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। बहुत डिटेल्स में करवाया गया, एक एक पॉइंट, एक एक डेफिनेशन, एक एक ग्राफ, ईच एंड एवरीथिंग, एक एक लाइन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को मैंने बता के रखा। सो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छे से डिमांड को समझ लीजिए सर, ठीक है? अच्छा, डिमांड के अंदर हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड, शेड्यूल ऑफ डिमांड, डिमांड कार्व, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मूवमेंट ऑफ डिमांड, ये सब चीज पढ़ के आए। अच्छा, ऐसा करते करते कहाँ तक पहुंचे थे सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। याद है आप लोगों को इलास्टिसिटी? हाँ सौमन्यता, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या था सर? इलास्टिसिटी का मतलब था सर, जैसे मानो आपको मैं एक गर्डर से एग्जांपल दिया था। गर्डर मतलब वो इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक से एग्जांपल दिया था। जैसे इलास्टिक बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, कभी स्प्रेड करता है कभी कम हो जाता है, कभी स्प्रेड करता है कभी कम हो जाता है, ठीक है? तो ये कोई भी चीज जो भी स्ट्रेच करेगा फिर कम हो जाएगा, स्ट्रेच करेगा फिर कम हो जाएगा, या फिर कभी कभी नॉर्मल रहेगा। तो इलास्टिक की तरह ना डिमांड भी ऐसा होता है सर। कब होता है? ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट है हमारे सोसाइटी में, अगर आप थोड़ा सा नजर डालोगे तो आपको दिखेगा। हाँ सर, ऐसा प्रोडक्ट है क्या? आप लोगों ने कभी नजर किया, कभी ऑब्जर्व किया? कभी डिमांड बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा है, कभी डिमांड नॉर्मल है, ठीक है नॉर्मल डिमांड है, और कभी कभी डिमांड बहुत नॉर्मल से भी नीचे है। ऐसा होता है। जैसे हम लोग अपने डे यस टू डे सर। लाइफ, यस ना, हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में मोबाइल फ़ोन का डिमांड करते हैं, मतलब स्मार्टफोन का बात कर रहे हैं सर, करते हैं? क्या लगता है, स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन का डिमांड इलास्टिक है, इनइलास्टिक है कि क्या है? बताओ, सिंपल बताओ सर। कि मोबाइल फ़ोन सिंपल तरीके से, ज़्यादा इकोनॉमिक्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता रहता हूँ, एग्जाम्पल क्वेश्चंस करवाता रहता हूँ। मैंने लास्ट फ्यू क्लासेस में आपको इकोनॉमिक्स में क्या नहीं बताया, स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ एक एक पॉइंट, क्वेश्चंस, फॉर्मूला, सब चीज़ डिस्कस किया, ठीक है? अच्छा, लास्ट वीक तो मैंने और इंटरेस्टिंग चीज़ बताया, बहुत लोग नहीं था लास्ट क्लास में, ठीक है? मे बी किसी किसी का नेटवर्क इश्यूज था और किसी ने ज्वाइन नहीं कर पाया। मैंने मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी लास्ट वीक समझाया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कैसे करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी वाइटल पार्ट फॉर चार्टर्ड एग्जाम, फॉर सीएस एग्जाम, फॉर सीएमए एग्जाम, फॉर 11-12 एग्जाम, ठीक है, फॉर बीकॉम एग्जाम। कहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है ये पूछो। फॉर एमबीए ऑल्सो, फॉर बीबीए, ठीक है? कहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, हर जगह में ये पढ़ा जाता है डिमांड। उसमें एक एक पॉइंट में आपको पॉइंट इलास्टिक क्या है, ठीक है, फिर आपको मैं जियोमेट्रिक मेथड क्या है, ठीक है, आर्क इलास्टिसिटी क्या क्या कॉन्सेप्ट है, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को मैं लास्ट फ्यू क्लासेस में एक एक करके समझा के आया। ऐसा बताते बताते मैंने आपको इलास्टिसिटी भी बताया। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले आ जाए, आप लोगों को मैं एक सिंपल बताता हूँ। जैसे ये बता दिया था मैंने, हेडफोन्स, हेडफोन की जगह मैं मोबाइल यूज कर सकता हूँ, मोबाइल या स्मार्टफोन। सर हेडफोन इलास्टिक होता है, मतलब अगर हेडफोन का दाम अचानक मार्केट में कम हो जाए तो लोग हेडफोन खरीदने के लिए पागल की तरह टूट पड़ता है, ये सर नो? हाँ यस सर। यस ना। जैसे मानो एक स्मार्ट वॉच, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच में बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस यहाँ पर दिख रहा है सर। क्या आप लोग स्मार्ट वॉच यूज करते हो सर? यस सर। यस सर। तो थोड़ा अच्छा वाला देखते हैं, ऐसे क्या अच्छा होता है? और पिता क्या आइडिया है तुझे? सैमसंग? मेरा इतना आइडिया नहीं है। चलो, ये ऑनर का कुछ बता रहे हैं, 22,000 दाम है। फॉसिल, हाँ ये बहुत ही फेमस ब्रांड है फॉसिल, ठीक है।
सर फॉसिल जेन 4 स्मार्ट वॉच है। अच्छा देखो इसका क्या दाम बता रहे हैं साहब, 22,000। अच्छा फॉसिल इज अ वेरी फेमस ब्रांड ऐसे ही, उसके साथ अगर वो जीपीएस, म्यूजिक स्टोरेज, स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस, हाँ ये सभी चीज़ अगर फॉसिल के अंदर रहेगा तो फॉसिल का डिमांड तो रहेगा ना सर। नाउ देयर इज ए क्वेश्चन। सर क्या क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ये है कि अगर आज ये 22,000 का फोन मार्केट में अचानक से आपको बता दे कि 18,000 में मिल रहा है, 4,000 का डिस्काउंट, 22,000 को काट देगा, 4,000 सेव बोल के लिख देगा, हाँ, और 18,000 में मिल जाएगा। क्या लगता है जो लोग स्मार्ट वॉच को खरीदने के लिए पागल हो रहा था वो लोग टूट पड़ेगा? यस और नो? यस और नो? अरे यस सर। सर उल्टा साइड में नमक का पैकेट, ठीक है सर, सॉल्ट का पैकेट, ध्यान से सुनिए सर, 22 टका दाम है, ऐसे 25 टका लिखा है फिर भी 22 टका, यू सेव 11%, फिर भी अगर ये 22 टका से 20 टका हो जाए या 20 टका से 24 टका हो जाए, क्या इसके डिमांड में बहुत फर्क पड़ने वाला है? जस्ट टेल मी। आपका कॉमन सेंस जो बता रहे हैं आप वही बता सकते हो सर। 20 का टाटा सॉल्ट 22 में, 22 का टाटा सॉल्ट 24 में, अगर ऐसा होता है तो क्या बहुत फर्क पड़ने वाला है? 20-22% अगर चेंज भी हो जाता है, क्या ऐसा ह्यूज डिमांड में चेंजेस हो जाएगा? नो सर, डिमांड में ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली ये इन इलास्टिक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कपड़ा, क्लोथ, फॉर एग्जांपल क्या लिया जाए, क्या लिया जाए, तो जीन्स, फॉर एग्जांपल ये जीन्स एग्जांपल। अच्छा जीन्स का दाम बता रहे हैं 1600, 800 बता रहे हैं। अगर 800 का जीन्स अगर 1,000 का हो जाए और या फिर 800 का जीन्स 700 का हो जाए, तो क्या लगता है इसके डिमांड में बहुत ज्यादा इधर उधर होगा या एक नॉर्मल डिमांड रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा, थोड़ा सा लग्जरी, थोड़ा सा नेसेसिटी, मतलब लग्जरी तो नहीं बोला जा सकता, थोड़ा सा नेसेसिटी है, ऑब्वियसली जीन्स हमारे कपड़ा है, लेकिन अगर ब्रांडेड में जा रहे हैं तो थोड़ा लग्जरी फीलिंग आ जाता है ना, ऐसे जैसे कॉम्फोर्ट वगैरह फीलिंग आ जाता है। तो कहने का मतलब और कुछ नहीं है सर, ये जो मैं इतना सारा चीज आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, इसमें मेरा और कोई इरादा नहीं है, एक सिंपल सा इरादा है कि चाहे आप हेडफोन देख लो जिसको मैंने स्मार्ट वॉच के साथ दिखाया, वीट के साथ आप जीन्स को देख सकते हो, कॉमन सॉल्ट के साथ देख सकते हो। तो सर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में है, डिमांड के हिसाब से हेडफोन्स, स्मार्ट वॉच, ठीक है, इस तरह का जो भी चीजें हैं वो काफी इलास्टिक कैटेगरीज में आते हैं। गेहूं, जीन्स, कपड़ा, नॉर्मल क्लोथ इन इलास्टिक कैटेगरी में आते हैं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। और कॉमन सॉल्ट वगैरह इन इलास्टिक कैटेगरी में आते हैं। कैसे पता चलता है? ये सब मैंने मेजरमेंट करना पहले ही सिखा के रखा आप लोगों को। अगर 1 से ज्यादा होता है किसी का इलास्टिसिटी, से फॉर एग्जांपल हेडफोन का इलास्टिसिटी 1.8 है, तो ये 1 से ज्यादा है तो इलास्टिक है। ये 1 से कम है 0.37, इन इलास्टिक है। ये भी 1 से कम है तो ये भी इन इलास्टिक कैटेगरी में, ठीक है सर। इससे क्या फर्क पड़ता है ना? कोई प्रोडक्ट इलास्टिक हो, कोई प्रोडक्ट इनइलास्टिक हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सर इससे फर्क पड़ता है, आपका बिजनेस में फर्क पड़ता है, डिमांड फोरकास्टिंग में फर्क पड़ता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो आपके लिए प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना, उसको सेल करना, उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना, मार्केट डिमांड के बारे में सोचना, प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी पे बहुत कुछ मायने रखता है कि आपका प्रोडक्ट इलास्टिक है कि आपका प्रोडक्ट इन इलास्टिक है। तो ये जो भी बात मैंने समझाया था ये बेसिकली प्राइस के बेसिस में समझाया था, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। ऐसे इलास्टिसिटी नॉर्मली, नॉर्मल इलास्टिसिटी 3 तरह का होता है सर मेनली। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी, बाकी दो जो होता है, एक होता है इनकम इलास्टिसिटी और दूसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। आप समझ रहे बात सर मेरा? इलास्टिसिटी नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी देखा जाता है मार्केट में, मतलब प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी
3 कारण में ज्यादातर दिखता है, ठीक है। उसमें सबसे पॉपुलर है इनका प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें दाम के ऊपर बेस करके किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के बेसिस में उसका डिमांड में जो परिवर्तन आता है। सेकेंड बेस्ट या सेकेंड कॉन्सेप्ट जो है, सेकेंड पॉपुलर, सबसे पॉपुलर प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का दाम चेंज को लेके कस्टमर के मन में हमेशा इधर उधर होता है और दुकानदार को भी कस्टमर को सोचते हुए ही उसका बिजनेस करना पड़ता है। तो जैसे प्राइस इलास्टिसिटी है, वैसा और भी दो इलास्टिसिटी बहुत नेक्स्ट बेस्ट में आता है। एक का नाम है सर इनकम इलास्टिसिटी, दूसरे का नाम है क्रॉस इलास्टिसिटी। सर पॉइंट टू बी नोटेड, एक का नाम है इनकम इलास्टिसिटी और दूसरे का नाम है क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो मैं आपको आज इनकम इलास्टिसिटी के बारे में बताऊंगा, क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि इनकम इलास्टिसिटी क्या है, इनकम इलास्टिसिटी रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम में पूछता है सर नॉर्मली, ठीक है। फिर मैं आपको क्रॉस के बारे में बताऊंगा कि क्रॉस कैसे काम करता है। तो दीज आर द मेन पार्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है सर। अच्छा चलो सर, समझ में आ रहा है ना कि क्या चल रहा है। अगर आप लोगों ने पुराना क्लासेस रिवाइज करना चाहते हो मेरे को बताओ, मैं आपको इलास्टिसिटी रिलेटेड सारा क्लास शेयर कर दूंगा, डिमांड रिलेटेड। तो आपको क्या होगा, कनेक्ट करने में बहुत हेल्प होगा। जो कंटिन्यूएशन में नहीं हो स्पेशली उनको बोलूंगा, और जिनका कंटिन्यूएशन है आई होप कि उनको समझ में पूरा आ रहा, ठीक है सर। सर आप ये बता दो इनकम इलास्टिसिटी क्या है, या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, ठीक है। दिल और दिमाग दोनों को लगाइए और 1-1.5 घंटा अच्छे से दिमाग लगा के सुन लीजिए सर। सर इनकम इलास्टिसिटी क्या है, सिंपल बात है, अगर आपका इनकम बढ़ता है तो प्रोडक्ट का डिमांड में चेंजेस होता है, अगर आपका इनकम घटता है तो भी प्रोडक्ट के डिमांड में चेंजेस होता है। से फॉर एग्जाम्पल फाजिल का जो घड़ी का एग्जाम्पल ले रहा था मैं, और बीता कॉमन नहीं था, आप दोनों को पूछ रहा हूँ। फाजिल का घड़ी, सर अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप से हो, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप या मिडिल क्लास, तो क्या आपके लिए जिनका फैमिली इनकम मंथली जोर से जोर 20 से 30 हजार के बीच में है, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, फैमिली में अगर 4-5 मेंबर भी हैं, 20 से 30 हजार घर मतलब इनकम है फैमिली का, एकदम रियल बात बता रहा हूँ सर। तो क्या उनके फैमिली में जिसके फैमिली इनकम 20-30 हजार है, क्या उनके लिए एक 22 हजार का घड़ी पहनना पॉसिबल लगता है आपको? नो सर। नो सर, सिंपल एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट है। तो सिर्फ 22 हजार का घड़ी पहनने के लिए इनकम कम से कम 1 लाख का फैमिली इनकम होना चाहिए, तब जाके वो उनके घर पे 22 हजार का घड़ी का कुछ मायने रखता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, तो सर इससे क्या क्या मतलब, सर मतलब है ना, सर आज आप हो सकता है किसी का फैमिली 20-30 हजार कमाता हो, लेकिन अगर वो आपके इनकम को 20 हजार से 1 लाख में कन्वर्ट कर देता है, हाँ मानता हूँ 5 गुना बढ़ गया, 5 टाइम्स, अपने आपका रैंक प्रमोशन किया, अपने को बिजनेस में प्रमोशन किया, नॉलेज बढ़ाया, ठीक है। तो अगर 20 हजार का इनकम 1 लाख पे कन्वर्ट होता है, तो एक दिन वो ये 22 हजार का घड़ी ले सकता है, हाँ हो सकता है वो 4 साल में हो सकता है वो 5 साल में। लेकिन क्वेश्चन इज दैट क्या किसी का इनकम इंक्रीज करना प्रोडक्ट इलास्टिसिटी में फर्क पड़ा रहा है सर? प्लीज टेल मी, क्या इनकम का ग्रोथ होना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में असर कर रहा है? हाँ, हेलो, यस सर। यस ना, एग्जैक्टली ऐसा होता है ना कि मेरा इनकम बढ़ जाए तो मैं ये खरीदूंगा, मेरा इनकम बढ़ जाए तो मैं वो खरीदूंगा, है ना। मैं दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा, मैं वो रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा, मुझे उस 5 स्टार होटल में जाना है, मुझे वैसा वाला होटल में रहना है, लोगों का क्या क्या शौक है। हाँ, तो बेसिकली आपका इनकम इलास्टिसिटी में बहुत इफेक्ट डालता है, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी में बहुत इफेक्ट डालता है, और कंपनी को भी ना इसका बहुत ज़्यादा क्या है, कंपनी को भी इसका बहुत ज़्यादा मतलब फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। सर कंपनी से जैसे अगर मैं आपको ये थोड़ा महंगा बता दिया, तो जब इनकम किसी का कम है तो क्या वो स्मार्ट वॉच नहीं पहन सकता? जरूर पहन सकता है सर, उसके लिए भी है ना, जैसे बोट, बोट एक रीजनेबल कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाते हैं और बहुत फेमस भी हुआ है ना। बोट किसको अपना कस्टमर बनाया सर? नॉर्मल लोगों को, जिनको देखो 2,000-2,500 खर्चा करने में दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली 20-30 हजार इनकम ग्रुप या 50-40-50 हजार इनकम ग्रुप को अगर एक इसी मंथ में बोला जाए
भाई 2,500 से एक घड़ी खरीदना है, ठीक है वो खरीद लेगा, कैसे भी करके खरीद लेगा। लेकिन सवाल ये उठता है, तो ये बोट का जो स्मार्ट वॉच है ये आपको मार्केट दे रहा है, तो ये भी ये सोच रहा है कि मुझे कौन से मार्केट ग्रुप को टारगेट करना है, मतलब कहने का मतलब है कौन से इनकम ग्रुप को टारगेट करना है। हेलो, आपने एक तरफ फॉसिल को भी देखा, आपने एक तरफ बोट को भी देखा। बोट का भी एक टारगेट ग्रुप है, फॉसिल का एक टारगेट ग्रुप है। फॉसिल बेसिकली हायर इनकम ग्रुप या इनको टारगेट कर रहा है, और बोट मिडिल इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहा है ना। कुछ इससे भी कम दामी घड़ी मिलेगा आपको जो बोट से भी थोड़ा सा सस्ता है ना। देखो ये देखो सर, ये भी अच्छा ये बोल्ट बोल के कुछ है, 1,000 1,500 में भी आ जाता है आजकल, ठीक है। तो बेसिकली इनकम ग्रुप को टारगेट करके कंपनी क्या करना चाहता है, अपना इलास्टिसिटी को समझना चाहता है, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है, एकदम वास्तव के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। कंपनी अगर इलास्टिसिटी नहीं समझेगा, डिमांड को कैसे एनालाइज करेगा, तो फिर बिजनेस कैसे चलता है। आप लोग ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ रहे हो इलास्टिसिटी डिमांड को, हाँ। कम आपको इंस्टीट्यूट ऐसे ही थोड़ी पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट का बहुत सारा रीजन होता है, सीए इंस्टीट्यूट हो, बीकॉम हो, इसलिए पढ़ा जाता है ताकि आप प्रैक्टिकली समझ सको कि क्यों पढ़ाया जाता है। ओके सर, सर आगे बढ़ते हैं चलो। तो क्या मतलब निकल के आया, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजर ऑफ हाउ मच द डिमांड ऑफ ए गुड इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर का इनकम चेंज के ऊपर डिपेंड करके किसी प्रोडक्ट का डिमांड में कितना परिवर्तन आ सकता है, दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी। Estimate of income elasticity of demand are useful for business to predict the possible growth in sales. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज कौन करता है, बिजनेस करता है। चाहे आप फॉसिल का बिजनेस ले लो या पोर्ट का बिजनेस ले लो, जिसका मन है उसका ले लो। ग्रोथ इन सेल्स एज द एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर ग्रो ओवर टाइम। अगर इन अगर कंज्यूमर का इनकम ग्रोथ होता है तो ऑटोमेटिकली कंपनी का भी इनकम ग्रोथ होता है। तो कंज्यूमर का इनकम ग्रोथ हो तो कंपनी का भी इनकम ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। और एंड वाइस वर्सा, अगर मार्केट में लोगों का इनकम कम हो जाएगा तो कंपनी का भी इनकम कम हो जाएगा। बिकॉज आपका इनकम कम हो तो बोट का स्मार्ट वॉच कौन खरीदेगा, फॉसिल का स्मार्ट वॉच कौन कौन खरीदेगा सर। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है सर, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है सर इनकम के साथ कंपनी का, प्रोडक्ट का डिमांड और बिजनेस का। तो बेसिकली अगर कस्टमर गरीब जहां पर है, क्या वहां पर आप स्मार्ट वॉच सेल कर पाओगे, कभी नहीं, है ना। तो आपको सिर्फ बड़े आदमी को ही, रिच को ही बेचना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू, यू हैव टू सेल टू द रिच, एंड दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। सो कस्टमर का इनकम बढ़े, आपको इसके लिए भी हमेशा सोचना चाहिए। कस्टमर इनकम ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड में फर्क, मतलब फर्क आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पर्पस। अब इसका फॉर्मूला क्या है सर, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड टू चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। इन सिंबॉलिक फॉर्म अगर इसको सिंबल में दिखा जाए तो ऐसे दिखा जाता है, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज, चेंज मॉड डेल्टा, परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्वांटिटी मतलब डिमांड, डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई परसेंटेज डेल्टा वाई, ठीक है। मतलब आपके इनकम में परिवर्तन, आपके इनकम में परिवर्तन, उसके ऊपर बेस करके डिमांड में परिवर्तन। डेल्टा इक्वल्स टू चेंज, मैं पहले भी बता के रखा, डेल्टा इक्वल्स टू चेंज, ठीक है। समझ आ गया होगा, सिंपल यही है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली बोला जाए तो ऐसा होता है सर, इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन डिमांड डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम। इसको अगर चेंज किया जाए तो ऐसा होगा, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू, इसको इंटू कर देंगे तो ये y ऊपर हो जाएगा डेल्टा y। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इंटू वाई बाई क्यू। समझ में आया सर, दिस इज द फॉर्मूला।
समझ में आ गया इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, इन सिंपल यही मैथमेटिकली प्रयोग होता है। ठीक है, तो आगे आगे क्वेश्चन करेंगे तो सोल्यूशन भी देना सर। ठीक है, there is a useful relationship between income elasticity for a good and the proportion of income spent on it. There is a useful relationship between income elasticity for a good and the proportion of the income spent on it. The relationship between two is described in following three positions. ध्यान से सुनिएगा सर, कहता है if the proportion of income spent on good remains the same as income increases. अगर आपका इनकम बढ़ा, पॉइंट टू बी नोटेड सर, आपका इनकम चेंज हुआ, इनकम इंक्रीज हुआ, ठीक है, आपका पहले इनकम मंथली होता था मानो 20,000, अभी 20,000 का इनकम बढ़ के आपका हो गया 25,000। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, पहले आप 20,000 इनकम करते थे, अभी आप 25,000 इनकम करते थे, देन इनकम इलास्टिसिटी फॉर दैट गुड इज इक्वल टू 1। मतलब क्या कहना चाहता है, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड रिमेन्स द सेम, जब 20,000 इनकम करते थे तब भी जितना गुड्स पे खर्चा करते थे, जब 25,000 इनकम हुआ आपने ज्यादा कुछ नहीं किया, प्रोपोर्शनेट लेवल में बढ़ा दिया। आपका इनकम जब 20,000 था तब शायद आप किसी प्रोडक्ट को, से फॉर एग्जांपल आप घर में 10 केजी चावल लाते थे, अब आपका इनकम कितना परसेंटेज बढ़ा, 20,000 से 25,000, मतलब कितना परसेंटेज होता है सर, बोलो? 20,000 से 25,000, हाउ मच इंक्रीज है सर? 40%। अरे कितना परसेंटेज इनकम बढ़ गया? 5,000 बाई 20,000 इंटू 100 करने से आ जाएगा, तो 5/20 मतलब 1/4, 1/4। हाँ सर, अरे कितना परसेंटेज बढ़ा बोलो? तो बताओ सर, 5,000 बाई 20,000 इंटू 100, 25%। 25%, 1/4 बोला ना सर, 1/4, 1/4 मतलब 25%। थैंक यू सर। तो 25% में आपका इनकम ग्रोथ हुआ। तो अगर आपका इनकम 25% बढ़ा है, तो फिर अगर 25% इंक्रीज इन योर व्हाट, 25% इंक्रीज इन योर इनकम, ठीक है, और आपने से फॉर एग्जांपल राइस परचेस में भी 20% ग्रोथ कराया, तो अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में प्रोपोर्शनेट चेंज हो गया, 20% इनकम बढ़ा, 25% इनकम बढ़ा, 20K टू 25K, सिमिलर वे में राइस क्वांटिटी जो है उतना ही आप 25% में राइस क्वांटिटी को भी बढ़ा दिए, इनकम जितना बढ़ा उतना परसेंटेज में आप चावल भी एक्स्ट्रा खरीद रहे हो। तो जब प्रोपोर्शनेट इनकम स्पेंड ऑन गुड सेम रहता है, उसको इक्वल टू 1 कहा जाएगा। ठीक है, मतलब इनकम इलास्टिसिटी इज यूनिट, क्या बोलेंगे सर, यूनिट इलास्टिक। जिस गुड्स पे कस्टमर का खर्चा सिमिलर रह जाता है, सिमिलर परसेंटेज रह जाता है, ऐसे गुड्स को यूनिट इलास्टिक कहेंगे, या ऐसा बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। ठीक है, याद रखिएगा। सर दूसरा बताओ, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड इंक्रीज एज इनकम इंक्रीजेस, अगर इनकम बढ़ रहा है तो प्रोपोर्शनेट इनकम स्पेंडिंग भी बढ़ रहा है, then the income elasticity for that good is greater than 1. The demand for such good increases faster than the rate of increase in income. मतलब ऐसे गुड्स में क्या होता है, अगर इनकम 25% में बढ़ेगा तो डिमांड 30% में बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? डिमांड चेंज 30% बट आपका इनकम चेंज 25%। समझ में आया? पहले क्या था, डेल्टा क्वांटिटी बाय डेल्टा इनकम। पहले वाला केस में 25% अगर क्वांटिटी चेंज था, इनकम भी 25% चेंज हुआ था, तो 25/25 होगा, तो एक ही रहेगा। लेकिन इस केस में क्या हो गया, डिमांड चेंज हो रहा है 30% में, लेकिन इनकम चेंज हो रहा है 25% में, तो कितना डिफरेंस है, एक से ज्यादा है कि नहीं है? हेलो, यस सर। है ना, 30/25, 1.2, तो मोर देन 1 हुआ ना। तो मोर देन 1 होने से क्या है, वो इलास्टिक है, ऐसे गुड्स को इलास्टिक बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, मतलब इलास्टिक है। सर एक हो गया 25% इनकम में चेंज, 25% डिमांड में चेंज, बहुत अच्छा।
दूसरा हो गया 30% डिमांड में चेंज, 25% इनकम में चेंज। वेरी अच्छा सर। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड डिक्रीज एज इनकम राइज, मतलब ऐसा गुड्स भी होता है जिस गुड्स में हमारा इनकम बढ़ने के साथ साथ खर्चा कम हो जाता है। सर ऐसा कौन सा गुड्स में होता है? द इनकम इलास्टिसिटी फॉर दैट गुड इज पॉजिटिव बट लेस देन 1। पॉजिटिव रहेगा बट 1 से कम रहेगा। द डिमांड फॉर इनकम इन इलास्टिक गुड्स राइजेस but substantially slowly compared to the rate of increase in income. Necessities such as food and medicines tend to be income inelastic. इनकम बढ़ जाता है बट इसके कारण आपका फूड का कंजम्पशन या मेडिसिन का कंजम्पशन नहीं बढ़ता है ना सर। मेडिसिन लोग कितना बढ़ाएगा? मेडिसिन खा के तो जिंदा थोड़ी रहेगा, और फूड भी कितना खाएगा। मतलब आप समझो बात मेरा कि एक टाइम पे आपके घर में, जब आपके घर में, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके घर में जब इनकम 50,000 पर मंथ था, तब भी आपके घर में फ्रूट्स आता था, तब भी आपके घर में वेजिटेबल्स आता था, तब भी आपके घर में ग्रोसरीज आता था। आपका इनकम 50,000 से 1 लाख होगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर, आपका इनकम 50,000 से अगर 1 लाख हो जाता है, एक सर्टेन लेवल तक हो सकता है आप कुछ चीजें एक्स्ट्रा खरीदना चालू कर दे, लेकिन कितना एक्स्ट्रा खरीदोगे? अगर कल 1 लाख से आपका इनकम 2 लाख पर मंथ हो जाए तो आप नेसेसिटी चीज कितना खरीदोगे? फूड कितना खरीदोगे? हाँ सर, क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप फूड कंजम्पशन करना बंद करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि पहले मेरा इनकम 50 के था, अभी मेरा इनकम 1 लाख हो गया, तो पहले अगर मैं 1 पीस फिश खाता था, अभी मैं 5 पीस फिश खाऊंगा, ऐसा होगा? या पहले अगर मैं 1 केजी आम लाता था तो अभी मैं 2 केजी आम खा लूंगा, ऐसा क्या? हाँ, नो सर। नो सर। फूड आइटम कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट एक सर्टेन लेवल तक रहता है ना। जैसे मानो आपके घर में जितना ऑयल कंज्यूम होता है, अगर सिंपल से फॉर एग्जांपल कौन सा ऑयल लिया जाए? मस्टर्ड। ओके, से फॉर एग्जांपल ये हेल्दी इमामी हेल्दी टेस्टी, ये 1 लीटर का पैकेट है। आपके घर में जब इनकम नॉर्मल था, 50,000 पर मंथ था, तब भी आप 1 लीटर लाते थे। ठीक है, आपका इनकम थोड़ा ज्यादा हो गया, आप 1 लीटर की जगह अभी मंथली 2 लीटर कंज्यूम कर लोगे। इससे ज्यादा क्या कर लोगे सर? इससे ज्यादा चाहिए क्या आपको? नो सर। बिकॉज वो आपके नेसेसिटीज में आ गया ना। तो नेसेसिटी एक सर्टेन लेवल के बाद क्या होता है? कम हो जाता है। तो इनकम बढ़ने के टाइम पे क्या होता है? आपका इनकम इंक्रीजेस। जब 50,000 पर मंथ आप इनकम करते थे, तब भी आप इमामी हेल्दी टेस्टी 1 लीटर लेते थे। अब आप 50,000 से 1 लाख कैटेगरी में आ गए, लेकिन अब भी आप 1 लीटर डेली परचेस करते हो। उतना कुछ नहीं बदलेगा इसमें। ऐसा नहीं कि 1 की जगह 10 लीटर यूज करना चालू कर दोगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रोडक्ट का या गुड्स का या सर्विस का इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग इनइलास्टिक गुड्स बोलेंगे। क्या बात समझ में आया सर? यस सर। समन्विता, बोझा अच्छे? हाँ समन्विता, आई होप कि तुझे भी समझ में आया। ठीक है सर, ये तो कुछ एग्जाम्पल था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सर इससे क्या समझ में आया? देखो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स रिवील्स few very important features of demand for goods in question. If income elasticity is zero, अगर किसी प्रोडक्ट का इनकम इलास्टिसिटी जीरो है, it signifies that demand for the good is quite unresponsive to change in income. अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी जीरो होता है, इसका मतलब ये होता है, मतलब जीरो कैसे पता चलेगा? जैसे मानो यहाँ पर लास्ट वाला जो था, इसमें मैंने बोला कि आपका इनकम चेंज होगा 25%, बट प्रोडक्ट का डिमांड चेंज होगा 20%। तो 20/25 कितना होता है सर? 4/5। 4/5 मतलब 1 से ज्यादा होता है कि 1 से कम होता है? 4/5 करो, कम होगा, 0.8। समझ में आ गया? 0.8। हाँ 0.8, वेरी गुड सर। तो 0.8 जो है ये 1 से कम है, 0.8 इज लेस देन 1।
सो ये पॉजिटिव है पर लेस देन 1 है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट इज 0, इलास्टिसिटी इनकम इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का डिमांड चेंज ही नहीं होता। This signifies that a demand for the good is quite unresponsive to the change in income. इनकम चेंज हो रहा है पर भी गुड्स के डिमांड पे चेंजेस नहीं आ रहा है। When the income elasticity is greater than 0 or positive, then an increase in income leads to an increase in the demand for the good. This happens in case of a most of the goods such as the called normal goods. जब बात नॉर्मल गुड्स का हो तो ऐसे केस में देखा जाता है सर कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है। बट जब ऐसा हो कि इनकम बढ़ा फिर भी डिमांड नहीं बढ़ा तो ऐसे गुड्स को नॉर्मल नहीं, इस गुड्स को हम लोग इनइलास्टिक गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जीरो लेवल का है, बहुत ही खतरनाक बात है। तो ऑल नॉर्मल गुड्स income elasticity is positive, however the degree of elasticity varies according to the nature of commodity. मतलब greater than 1 होगा, less than 1 होगा या equals to 1 होगा, ये तो डिपेंड करेगा। तो when the income elasticity of demand is negative, the good is a inferior good. अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है मतलब माइनस पे चला जाता है, -1, -2 समथिंग, एनीथिंग माइनस, इसको हम लोग इंफीरियर गुड बोलेंगे। इंफीरियर मतलब आपका इनकम जितना कम बढ़ता है इंफीरियर क्वालिटी गुड्स का डिमांड उतना कम हो जाता है। सर कैसे इंफीरियर पता करेंगे? सर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सर रोड साइड ब्रेड, सर मुझे एक चीज सिंपल बताइएगा, रोड साइड में ब्रेड ऑमलेट बहुत ही अच्छा लगता है बट फिर भी आपको एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है ब्रेड ऑमलेट हो या फिर समथिंग लाइक जो बटर ब्रेड जो भी होता है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ, जब लोगों का इनकम बढ़ जाता है वो रोड साइड खाना पसंद करते हैं कि रेस्टोरेंट में खाना पसंद करता है? जस्ट टेल मी सर, जेन्युइन जवाब देना। रेस्टोरेंट। लेकिन जब उसका इनकम कम रहता है तभी यही रोड साइड खाना उसके लिए बहुत ही अच्छा लगता है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जो रोड साइड में जो खाना बनाते हैं वो खाना अच्छा है लेकिन सवाल ये उठता है आपका इनकम बढ़ने से रोड साइड आपके लिए इंफीरियर हो जाता है, यस और नो? आपका Yes, इनकम बढ़ sir. जाने से रोड साइड का ब्रेड आपके लिए इंफीरियर लगेगा बिकॉज तब आपको डोमिनोज का बर्गर अच्छा लगता है, ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा सर। हेलो, Yes, sir. है ना? आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, ये 20 रुपीज का बर्गर आपके लिए क्या हो जाएगा? इंफीरियर। क्यों? क्योंकि अभी आपका इनकम ज्यादा हो गया, आप डोमिनोज केएफसी छोड़ के नहीं खाते, है ना? तो इनकम बढ़ने से जिसका डिमांड नेगेटिव हो जाता है, आप किसी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, किसी के लिए ये भी एक बहुत ही अच्छा डिमांड है जिसको खाने को नहीं मिलता। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, जिनको खाने को नहीं मिलता उनके लिए रोड साइड क्या है? पॉजिटिव है ना? जिनको खाने को नहीं मिलता अगर उनको रोड साइड में भी अगर कोई बर्गर दे दे, भाई क्या मिल गया, है ना? कोई मिल गया टाइप का हो जाएगा। लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है, जिनका इनकम डे बाय डे बढ़ रहा है, उनको रोड साइड इंफीरियर लगेगा, चीप लगेगा, सस्ता लगेगा। उनको लगेगा कि तबीयत खराब हो जाएगा, है ना? तो वो जाएगा डोमिनोज में, पिज्जा हट में, केएफसी में खाने। तो यही कॉन्सेप्ट है सर कि नेगेटिव इलास्टिसिटी कब आता है। ठीक है, डिपेंड करता है। रोड साइड फूड मतलब नेगेटिव नहीं, इंफीरियर का कॉन्सेप्ट जो है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, पॉइंट टू बी नोटेड, इंफीरियर मैन टू मैन वैरी करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर हमारे यहाँ पर जो स्टार होते हैं, स्टार, स्टार मतलब सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, तो इनको देखिएगा ये पेरिस में शॉपिंग करने जाते हैं, सुना है आप लोगों ने कभी? Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि ये देखो सर, ये सब पेरिस में शॉपिंग डेस्टिनेशन है। आई डोंट नो सर, मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है? बट पेरिस कहा जाता है कि लग्जरी शॉपिंग मॉल के लिए पेरिस जाने जाते हैं, ठीक है?
तो क्या कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि पेरिस एज अ फैशनेबल हब फॉर रिच क्लास कैटेगरी पीपल, ठीक है। लेकिन जो इंडिया के अंदर थोड़ा रिच है वो शॉपिंग मॉल या फिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव शॉपिंग मॉल में जाते हैं। जो इंडिया के अंदर सुपर रिच है वो शॉपिंग जाते हैं, शॉपिंग करने पेरिस जाते हैं शॉपिंग करने। और जिनको पहले लोकल हाट में जो परचेस करता था, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कोलकाता में एक बड़ा फेमस हाट है मोंगला हाट, सुना है कभी आपने? यस सर। हावड़ा में होता है मोंगला हाट, बड़ा ही फेमस हाट है सर। ये देखो, ऐसा होता है मोंगला हाट, जहाँ पर बहुत सस्ता में बहुत सारा चीजें मिलता है। अब जिनको मोंगला हाट का कपड़ा पसंद आता है, वो जिस दिन इनकम बढ़ जाएगा वो मोंगला हाट से और नहीं लेगा, वो बोलेगा मैं दुकान से लूंगा। फिर इस दिन ऐसा होगा कि इनकम इतना बढ़ गया कि दुकान से भी नहीं, वो शॉपिंग मॉल से लेगा, ठीक है। फिर एक दिन इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है, वो बोलता है कि मैं पेरिस जाके शॉपिंग करूंगा। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, आपके लिए इंफीरियर का डेफिनेशन भी बदल रहा है। यस और नो? यस सर। बस सही बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब है this represent a useful dividing line. If the income elasticity for a good is greater than 1, it shows that good bulks larger in consumer expenditure has becomes richer. Such goods are called luxury goods. ठीक है, जब आपका इनकम बढ़ता है, if the income elasticity for a good is greater than 1, अगर किसी गुड्स का इलास्टिसिटी एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा इलास्टिसिटी मतलब गुड्स बल्क्स लार्जर इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, मतलब आपका इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन उस पर्टिकुलर चीज के खर्चे पे जाएगा। अगर आप मंथली 20,000 कमाते हो, तो उसमें से एक भारी पोर्शन आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे खर्चा करते हो, तो वो लग्जरी गुड्स कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड, if the income elasticity is less than 1, it shows that the good is either relatively less important in consumer eye or it is goods which is a necessity. या तो इंपॉर्टेंट कम है या फिर वो नेसेसिटी में आता है, ठीक है। बहुत नेसेसिटी जो जैसे कि मानो आलू पटल सब्जी, ठीक है, खाने का चीज रेगुलर बेसिस में, ये सब लेस देन 1 में आएगा। और जो लेस इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि अलग अलग एग्जांपल्स मैंने आपको दिया, जैसे सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट खाने पे बहुत कम यूज होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना नमक का खाना खाना ही नहीं लगता, बट फिर भी नमक के लिए हम कितना ही खर्चा करते हैं सर। हाँ, बोलो सर। सर और अच्छे से समझो। सर इनकम ऑफ ए हाउस होल्ड राइज बाई 10%, डिमांड फॉर व्हीट राइज बाई 5%। आपका इनकम कितना बढ़ा? डेल्टा इनकम 10%, लेकिन व्हीट का डिमांड, आपके घर में जो गेहूं या आटा का डिमांड 5% में बढ़ा। तो इलास्टिसिटी क्या हुआ? 5/10 मतलब हाफ, हाफ मतलब 0.5, 0.5 मतलब लेस देन 1, बट पॉजिटिव है, ठीक है। सर आपका हाउस होल्ड इनकम 10% में बढ़ा, पर टीवी का डिमांड 20% में बढ़ा, तो आपका इनकम बढ़ा सर 10% में, पर टीवी का डिमांड बढ़ा 20% में, तो इलास्टिसिटी क्या हो गया? 2, मतलब ग्रेटर देन 1, मतलब ये लग्जरी में आ जाएगा, ठीक है। सर हाउस होल्ड इनकम 5% में बढ़ा और डिमांड फॉर बाजरा, बाजरा का डिमांड 2% में फॉल कर गया, तो 2/5 कितना आएगा सर? बोलो। 0.4। 0.4, ठीक है, मतलब इनइलास्टिक हो गया, है ना, इनइलास्टिक हो गया सर। सर आपका इनकम 7% बढ़ा, डिमांड भी 7%, 7% डिमांड में चेंज, 7% इनकम में चेंज, मतलब इक्वल्स टू 1। इनकम ऑफ हाउस होल्ड चेंज 5%, राइज 5% में इंक्रीज हुआ। डिमांड फॉर बटन्स, बटन्स मतलब कपड़ा का जो बटन यूज करते हैं ना, चेंज ही नहीं हुआ। इनकम 5% में चेंज हुआ, पर डिमांड अपनी जगह में 0 में रहा, ठीक है। तो इसको जीरो इलास्टिसिटी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? इनकम बढ़ा पर बटन्स का कोई डिमांड में परिवर्तन नहीं हुआ, जीरो इलास्टिसिटी। सो अगर फॉर्मूला का यूज करते हैं तो क्या बताएंगे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम यहाँ पर इनकम
इलास्टिसिटी देख लेते हैं। चलो सर वेट का इलास्टिसिटी देखो, वेट का इलास्टिसिटी। सर इनकम इलास्टिसिटी फॉर द हाउस होल्ड मैं आपको बताया, वेट का क्या आया 0.5 लेस देन 1। तो लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि ये 0 से 1 के बीच में है। 0 नहीं है वेट का इलास्टिसिटी, 1 से कम है 0.5 है। तो व्हीट इज ए नॉर्मल गुड्स एंड फुलफिल्स ए नेसेसिटी। क्लियर हो गया? आटा एक नॉर्मल गुड्स है और वो नेसेसिटी फुलफिल करता है। टीबी का 2 है, 1 से ज्यादा, तो टीबी इज ए लग्जरियस कमोडिटी। बाजरा माइनस में है सर, -0.4, क्योंकि ये 2% में फॉल किया था, है ना। आपका इनकम 5% में बढ़ा तो बाजरा का फॉल हुआ था 2% में। क्योंकि ये नेगेटिव है तो बाजरा इज एन इंफीरियर कमोडिटी इन द आईज ऑफ हाउस होल्ड। स्ट्रीट साइड ब्रेड भी ले सकते हो। एक्स प्रोडक्ट का 1 हुआ था, सिंस इनकम इलास्टिसिटी इज 1, एक्स हैज यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। बटन्स 0, बटन्स हैव 0 इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आया? यस सर। एकदम क्रिटिकल एनालिसिस चल रहा है। सर अब यहाँ पर आप बोलोगे सर टीवी लग्जरी हो गया। Sir, it is to be noted that the word luxury, necessity, inferior good do not signify the strict dictionary meaning. ठीक है, डिक्शनरी के हिसाब से जो है ऐसा नहीं है। इन इकोनॉमिक थ्योरी वी डिस्टिंग्विश देम इन द मैनर शो एवर। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोग इसी तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इसी तरीके से होते हैं। अब आपको लग्जरी का मतलब ऑब्वियसली आज की डेट में टीवी नहीं है, बट फिर भी इकोनॉमिक्स में यही ये इसी कॉन्सेप्ट में डिवाइड मतलब डिस्टिंग्विश किया जाता है। आई होप कि समझ में अच्छे से आ रहा। An important feature of income elasticity is that income elasticities differ in short run and long run. फिर income elasticity short run long run में differ करता है. For nearly all goods and services, the income elasticity of demand is larger in long run than in short run. Knowledge of income elasticity of demand is very useful for a business firm. एक business के लिए income elasticity बहुत ही ज़रूरत का एक concept है in estimating the future demand for its product. Knowledge of income elasticity of demand helps firms measure the sensitivity of sales for a given product to income in the economy. किसी प्रोडक्ट का सेंसिटिविटी या गुड्स का सेंसिटिविटी या सर्विस का सेंसिटिविटी इकोनॉमी में इनकम के बेसिस में डिसाइड किया जाता है एंड टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ बिजनेस साइकिल ऑन इट्स मार्केट डिमांड, कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या सर्विस का क्या मार्केट डिमांड होगा। फॉर इंस्टेंसेस, इफ इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, सेल्स मूव एग्जैक्टली इन स्टेप विद चेंजेस इन इनकम। अगर इलास्टिसिटी 1 है इसका मतलब सेल एग्जैक्टली उसी स्टेट में जाएगा। इलास्टिसिटी अगर 1 से ज्यादा है, सेल्स आर हाईली साइक्लिकल, दैट इज सेल्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन इनकम। फॉर एन इंफीरियर गुड, सेल्स आर काउंटर साइक्लिकल, दैट इज सेल्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनकम जब इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 0 होगा। ठीक है, द नॉलेज enables द फर्म टू कैरी आउट एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो एक बिजनेस के लिए क्या है, अगर उसको इनकम इलास्टिसिटी का नॉलेज प्रॉपर हो तो फिर वो डिसाइड कर सकता है कि उसको प्रोडक्शन करना है कि नहीं है, प्रोडक्शन प्लानिंग करना है कि नहीं है। मतलब अगर आप मार्केट डिमांड को नहीं समझ पाते हो कि आप जिस चीज का बिजनेस करते हो मार्केट में लोगों को इनकम उसके लिए जा रहे कि नहीं जा रहे, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ने में, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने में अगर आप दिक्कत कर जाते हो तो प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। जैसे बोट का एग्जाम्पल मैंने लिया था कि मार्केट में बोट को पता था कि बोट का प्रोडक्ट का डिमांड होने वाला है ना। तो क्यों होने वाला है, बिकॉज लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों का शौक बदलेगा तो इसका डिमांड बढ़ेगा। तो एग्जैक्टली अगर आप इनकम इलास्टिसिटी को समझ पाते हो तो आप प्रोडक्शन बिजनेस में डिसीजन ले पाते हो। एग्जाम्पल, चलो अगर ये क्वेश्चन समझ पाते हो ना तो आपको इनकम इलास्टिसिटी में कोई नहीं रोक पाएगा क्वेश्चन में। सर क्या है क्वेश्चन, एक कार डीलर सेल्स न्यू एज वेल एज यूज्ड कार्स। सर न्यू कार भी सेल होता है और यूज्ड कार भी सेल होता है मार्केट में। बोलो ना।
Yes, sir. यस ना। जैसे एक है ना कार देखो बोल के एक कंपनी है ना ऑनलाइन में, जहां पर आप न्यू कार ओल्ड कार कंपेयर कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखो, ये देखो अक्षय कुमार एडवर्टाइजमेंट दे रहा है ना, कार देखो। जैसे फॉर एग्जांपल आप न्यू कार देखना चाहते हो, पॉपुलर ब्रांड्स, सर्च न्यू कार्स, ठीक है। मैंने न्यू कार पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर न्यू कार दिखेगा मेरे को। अब ब्रांड चूज करो आप, ठीक है। अगर आप देखो रेनॉल्ट का, बजट फिक्स करो आप अपना, 1 से 5 लाख के अंदर क्या क्या कार है आप देख लो। रेनॉल्ट क्विड है, मारुति ऑल्टो है, ठीक है, मारुति एस्प्रेसो है, ठीक है, हुंडई सेंट्रो है। ये सब 4.5 से 6.5 के बीच का है। और भी है, देख सकते हो मारुति इको है। मिनिमम कार का प्राइस चल रहा है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा और कम में आना चाहते हो, कुछ है क्या, 1 से 5 लाख। अच्छा, ये सब 1 से 5 लाख। जब 5 से 10 लाख कैटेगरीज में क्या कार है सर? टाटा पंच है, टाटा नेक्सॉन है, मारुति एरिटिगा है, हाँ सर, मारुति वितारा ब्रेजी है, आई डोंट नो, मारुति बेलेनो है। 10 से 15 लाख कैटेगरीज में क्या आता है? टाटा नेक्सॉ, महिंद्रा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा थॉर, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा रेंज में आता है हुंडई, दिख रहा है ना? हेलो, अब वन Yes, sir. करोड़ में, अब 1 करोड़ में क्या है सर? लैंड रोवर, रेंज रोवर, ठीक है सर, वॉल्वो XC90, सर लैम्बोर्गिनी, ठीक है सर, लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट, सर लैम्बोर्गिनी एवेंटर, ठीक है, कि एवेंटेडर, 6.5 करोड़ का। मतलब यहाँ पर मैंने यही लास्ट देखा, ठीक है, सबसे हाईएस्ट दाम का, ठीक है, 6.5 करोड़ का। सर क्या ये सब क्यों दिखा रहे हो? सर आपका एक क्वेश्चन सर सॉल्व कराऊंगा। सर यूज्ड कार, चलो सर यूज्ड कार का मार्केट देखते हैं। सर यूज्ड कार सिटी वाइज मिलता है। कोलकाता है क्या? चलो देखते हैं कोलकाता में। कोलकाता में यूज्ड कार का मार्केट कैसा है? सर बजट कितना है? 50 लाख का। बजट बढ़ा सकते हैं क्या? बजट बजट, अच्छा 50 लाख ही रहने दो। सर ये देखो होंडा सिटी 8,20,000 में देगा बोल रहा है। सर मारुति ब्रेज 7,16,000 में देगा बोल रहा है। सर मारुति ऑल्टो 3 लाख में देने के लिए रेडी है। होंडा मारुति वागन 3,17,000 में देगा बोल रहा है। हाँ सर। सर ये सब क्यों बता रहे हो? सर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे का क्वेश्चन जो है वो बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर है। किसका इलास्टिसिटी? सर न्यू कार और यूज्ड कार का इलास्टिसिटी। सर न्यू का प्राइस है 6.5 लाख, क्वांटिटी है 400। यूज्ड का प्राइस है 60,000, क्वांटिटी है 4,000। During the previous year, other things remaining the same, the real income of the customer rose on average of 10%। मतलब कंज्यूमर का इनकम 10% बढ़ा है हर एक का एवरेज में। जिसका 50,000 था उसका 10% और, जिसका 1 लाख था उसका और 10%, जिसका 5 लाख था उसका और 10%। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर सेल्स ऑफ न्यू कार इंक्रीज टू 500। न्यू कार का सेल 500 बढ़ा है, यूज्ड कार का सेल डिक्लाइन किया है 3,850 पे। लास्ट एक साल में न्यू कार सेल 500 में इंक्रीज हुआ है, यूज्ड कार का सेल 3,850 में डिक्रीज किया है। नाउ दे आस्क यू इन दिस क्वेश्चन, what is the income elasticity of demand for the new as well as used cars, and what inference do you draw from these measures of income elasticity? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया सर? क्या आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? अर्पिता, सोमनिता, बताओ सर, क्या आप लोग कनेक्टेड हो? Yes, sir. सर अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका सोल्यूशन भी देख लो। ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं प्रोफेशनल्स में भी और स्कूल एग्जाम में भी, ठीक है, कॉलेज के एग्जाम में भी। सर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ न्यू कार्स, तो न्यू कार के इलास्टिसिटी ड्रॉ करते हैं ना। सर इनकम में कितना परिवर्तन? 10%, जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर।
सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ न्यू कार। सर पहले आप, अच्छा पहले तो आप ये देख लो कि न्यू कार में कितना सेल चल रहा है, 400। सर पिछले एक साल में कितना बढ़ा, 500। ठीक है, ओल्ड कार में सेल चल रहा था 4000, पिछले एक साल में डिक्लाइन हुआ 3850। तो इस हिसाब से अगर देखो तो प्लीज फटाफट बताओ सर, डेल्टा क्यू बाई क्यू, तो डेल्टा क्यू कितना, क्वांटिटी चेंज कितना सर न्यू कार का, न्यू कार में न्यू चेंज क्वांटिटी है 100 का, पुराना क्वांटिटी है 400 का। हाँ सर 100 बाई 400 इंटू कर दो 100, कितना हो जाएगा, 25। 100 बाई 400 इंटू 100 मतलब 25 सर। ठीक है, तो देखो सर 25 आराम से निकल जाएगा। ठीक है 25%, तो ये 25% क्या है, दिस इज योर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ न्यू कार डिमांड। ठीक है, न्यू कार का डिमांड में चेंजेस है 25%। इनकम इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे सर, डेल्टा क्वांटिटी कितना हो गया 25 और डेल्टा इनकम कितना है 10, तो 25 बाई 10 कितना होगा 2.5, दैट इज ग्रेटर देन 1, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्या मतलब, पॉजिटिव से इसका क्या समझ में आएगा, ये कौन सा गुड्स में आएगा, लग्जरी में आएगा, नॉर्मल में आएगा या इंफीरियर में आएगा। हाँ सर इलास्टिसिटी पॉजिटिव आया, तो क्या बोलोगे, नॉर्मल में आएगा। सर लग्जरी या नॉर्मल के बीच में आ सकता है ना। न्यू कार इज इनकम इलास्टिक, सिंस इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, तो न्यू कार इज नॉर्मल गुड और लग्जरी गुड्स में भी या तो नॉर्मल होगा या तो लग्जरी होगा, नॉर्मल केस में भी जो होता है लग्जरी में भी वही होता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर यूज्ड कार। सर आपका इनकम 10% में परिवर्तन हुआ, लेकिन यूज्ड कार का डिमांड में क्या चेंजेस है, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू। सर डेल्टा क्यू में चेंजेस इज, पहले 4000 सेल होता था, अभी 3850 का है, तो 3850 अगर 4000 से लेस करोगे तो कितना होगा 150, 150 सर, तो 150 है ना, तो 150 नेगेटिव डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 100, फॉल किया ना इसलिए नेगेटिव साइन बिठाया सर, ये जो 4000 से 3850 में फॉल हुआ है इसीलिए नेगेटिव है, तो कितना परसेंटेज होता है 150 बाई 4000 इंटू 100 और साइड में नेगेटिव बिठा देना, बोलो 3.75। 3.75, वेरी गुड सर। तो ये 3.75 क्या है, नेगेटिव इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यूज्ड कार का इलास्टिसिटी नेगेटिव है, मतलब ये इंफीरियर कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, यस सर। ठीक है, तो सर कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो भी समझ में आ जाएगा और मैथमेटिक्स भी यूज करोगे तो भी समझ में आ जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऐसे पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक्स, है ना सर, क्या बोलते हो, तब ना कुछ काम आएगा जिंदगी में। हाँ, रट्टा लगा के थोड़ी कुछ हो सकता है। हाँ, इस तरह से समझोगे पढ़ोगे, बिजनेस भी करो, यूज करोगे, दूसरे को क्लाइंट को हेल्प कर पाओगे, बिजनेस में सजेशन दे पाओगे। वेरी गुड सर। सर सर देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं आपको इतना देर से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता रहा था, उससे पहले मैंने आपको लास्ट वीक में प्राइस इलास्टिसिटी समझा के रखा, लेकिन एक इलास्टिसिटी का और एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सर व्हाट इज दिस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर आपको पता है क्रॉस प्राइस क्या है, आपको पता है सर, कैसे पता, सर ये बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है। सर व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, सर पता है ना सर, जैसे एक के बदले दूसरा गुड्स का जब डिमांड होता है, जैसे कि चाय के बदले कॉफी का डिमांड होता है, हेलो, कोई चाय प्रेफर करता है तो कोई कॉफी प्रेफर करता है,
चाय का दाम बढ़ने से कोई कोई कॉफी में शिफ्ट हो जाता है। हाँ सर, यस होता सर। है ना। मोबाइल फोन में भी हो सकता है, किसी को रियलमी पसंद तो किसी को Xiaomi पसंद, किसी को वन प्लस पसंद तो किसी को सैमसंग पसंद, है ना। तो ऐसा भी शिफ्टिंग हम लोग करते रहते हैं, है ना सर। सो व्हाट इज द पॉइंट सर? सर पॉइंट ये है, the demand for a particular commodity may change due to changes in the price of related goods. These related goods may be either complementary goods or substitutes. This type of relationship is studied under the cross demand. Cross demand refers to quantity of a commodity or service which will be purchased with reference to changes in price, not for that particular commodity but of the interrelated commodity. किसी एक के लिए नहीं, interrelated commodity के लिए। सर मतलब, sir, other things remaining the same, it may be defined as the quantities of a commodity that consumers buy per unit of time at different price of a related article. Other thing remaining the same, the assumption other thing remaining the same means that the income of consumers and also the price of commodities quotients will remain constant. मतलब क्या है, इस केस में हम लोग बाकी चीजों को कांस्टेंट रखते हैं। जैसे आपको मैंने एक चीज समझाया था सर, आप लोगों को, डिमांड भाई तुम किस पे डिपेंड करते हो? डिमांड डिपेंड्स ऑन फंक्शंस ऑफ पी, पी आर, वाई, टी, ई, ओ। किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड या सर्विस का डिमांड प्रोडक्ट के दाम पे डिपेंड करता है, रिलेटेड गुड्स के दाम पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है, टेस्ट पे डिपेंड करता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है, अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ पॉइंट इज दैट सर, जब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी का बात कर रहे हैं ना, क्रॉस प्राइस का, तो बेसिकली हम लोग इसके बारे में बात करें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये सब मैं डिमांड में भी समझाता हूँ। तो जब हम आपको रिलेटेड गुड्स के दाम पे बात करना है ना, तो बाकी चीजों को क्या करना है, कांस्टेंट। मतलब प्रोडक्ट का दाम, आप प्रोडक्ट दाम में परिवर्तन हो सकता है, आपका इनकम, आपका टेस्ट, आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये सबको कांस्टेंट कर दो। इसीलिए बोला other thing remaining the same, that means income of the consumer and also price of the commodity in question will remain constant। ठीक है, प्राइस भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रिलेटेड गुड्स के दाम पे चेंजेस आएगा। ठीक है, तो सर क्या मतलब निकल के आ रहा है? चलो सर मैं आपको कोशिश करता हूँ फटाफट समझाने का। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड डिमांड। In case substitute commodity, the cross demand curve slope downwards. In case of substitute commodity, the cross demand curve slope downwards. That is positively showing that more quantities of a commodity will be demanded whenever there is a rise in price of a substitute commodity. जैसे in figure the 10, इस फिगर में हम लोग आपको समझाने का कोशिश करेंगे सर। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है सर, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल लो सर। टी कॉफी इज अ वेरी फेमस सब्स्टिट्यूट। हेलो, और कोई सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल आप ले सकते हो जो, हाँ, बहुत ही फेमस है। तो मैं यहाँ पर टी कॉफी यूज कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट में बड़ा ही फेमस है। या फिर मार्केट में बहुत सब्स्टिट्यूट मिलता है, ऐसे मैगी, यप्पी या नॉर, जो भी ले लो, वाई वाई, कितना सारा है। तो टी कॉफी इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। चलो, इंक पेन, इंक पेन, बॉल पेन, आजकल तो प्रॉपर कंपैरिजन नहीं होगा, टी कॉफी बेस्ट। सो टी एंड कॉफी, पेट्रोल का, डीजल का, बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, बस टी कॉफी। नाउ क्वेश्चन इज सर दैट सर आप, माजा स्लाइस। हाँ हाँ, माजा और स्लाइस। माजा स्लाइस, हाँ, दैट इज वेरी वेरी गुड सर। माजा और स्लाइस, है ना, वेरी गुड सर। सब्स्टिट्यूट इसके बदले ये। तो प्लीज टेल मी, अगर माजा का दाम बढ़ जाएगा तो स्लाइस के डिमांड में क्या होगा? बेड़े जाबे। स्लाइस अपने जगह में ही है, माजा का प्राइस चेंज हुआ है, स्लाइस का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, है ना। स्लाइस का डिमांड पॉजिटिव हो जाएगा। माजा का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो स्लाइस का डिमांड नेगेटिव हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना, डिक्रीज। वेरी गुड सर। सिमिलरली टी एंड कॉफी में भी ऐसा कॉन्सेप्ट है। जब टी का दाम बढ़ता है, देखो सर, प्राइस ऑफ कॉफी और इधर है क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी, ग्राफ के हिसाब से बात करते हैं। देखो
सर जब प्राइस ऑफ कॉफी P2 है, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ TQ1 है, ठीक है, मतलब अगर प्राइस कॉफी का दाम कम है, से फॉर एग्जांपल मैं 100 ग्राम लेता हूँ, 100 ग्राम कॉफी और 200 ग्राम टी, ऐसे कॉफी का इस्तेमाल कम होता है, चाय का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब अगर आपको 2 कप चाय बनाना है तो जितना चाय यूज करना होगा 2 कप कॉफी के लिए इतना कॉफी नहीं देना पड़ता है ना सर, इतना तो जानते होंगे। क्या 2 चम्मच कॉफी डालते हैं क्या? हाँ, नो टेबल, सर। हाँ, लेकिन 2 कप चाय बनाने के लिए ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून टी का यूज हो जाता है, चाहे वो पत्ती हो या क्या बोलते हैं इसको, अरे वो गुड़ा गुड़ा जो होता है, क्या बोलते हैं, गुड़ो चा, बेसिकली दाना दाना चा। तो कहने का मतलब है 200 ग्राम 100 ग्राम कॉफी का दाम इक्वल्स टू 200 ग्राम टी का दाम, ठीक है। तो इसका दाम अगर 50 है, जब इसका दाम 50 है तब कॉफी का दाम 50 चल रहा है, तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ जो टी है वो Q1 है, ठीक है। जब इसका दाम बढ़ जाएगा, कॉफी का दाम अगर 50 से 100 हो जाता है, चाय का डिमांड 200 ग्राम की जगह 400 ग्राम हो जाएगा। क्यों? बहुत सारे लोग जो चाय के दाम में परिवर्तन नहीं हुआ, चाय अपने जगह में है, सिर्फ कॉफी का दाम परिवर्तन हुआ, तो कॉफी छोड़ के क्या करेगा, ज्यादा टी खरीद लेगा, मतलब और ज्यादा लोग मार्केट में टी परचेस करेगा, मतलब टी का मार्केट डिमांड इंक्रीज। वेरी गुड सर, मार्केट डिमांड ऑफ टी इंक्रीज बिकॉज कॉफी का दाम बढ़ गया है, मतलब जो लोग पहले कॉफी पीता था वो लोग कॉफी पीना छोड़ के चाय में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्यों समझ में आ गया, दाम बढ़ा कॉफी का लेकिन डिमांड बढ़ा टी का, तो हुआ ना क्रॉस इलास्टिसिटी। अरे बताए, यस सर। है ना, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये सब्स्टिट्यूट में समझा आपने। सिमिलर केस अगर आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री में समझाऊं तो सर, दो कॉम्प्लीमेंट्री का फटाफट आप एग्जाम्पल दो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है सर, दोनों गुड्स एक साथ काम करता है, एक का कोई काम नहीं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। जैसे कि सर पेट्रोल एंड कार, सर बिना पेट्रोल का कार का क्या करोगे, टी एंड शुगर, सर फोन एंड चार्जर। फोन एंड चार्जर, सर पेन एंड इंक, सर कंप्यूटर एंड माउस। हाँ सर, समझ में आ गया। यस सर। सबसे बेस्ट पेट्रोल कार को लेते हैं, दोनों का मार्केट के दाम में इधर उधर बहुत देखने को मिलता है ना सर। सर नाउ टेल मी, पेट्रोल का दाम अगर कम होता है, पेट्रोल का प्राइस अगर कम होता है, जैसे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्या दिया, प्राइस ऑफ सोलर पैनल एंड प्राइस क्वांटिटी ऑफ बैटरी। अच्छा चलो देखते हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है ना, बैटरी में सोलर पैनल यूज किया जाता है ना, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिक जनरेट करके बैटरी चलता है। तो सर सोलर पैनल का दाम अगर कम होता है, ठीक है, आप सोलर पैनल की जगह पेट्रोल यूज कर सकते हो और बैटरी की जगह कार यूज कर सकते हो। अगर पेट्रोल का दाम P2 से P1 होगा, मतलब पेट्रोल का दाम 120 से अगर 80 हो जाता है, तो कार का डिमांड क्या होगा, पहले अगर इतना कार डिमांड होता था, अभी इतना कार डिमांड होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पेट्रोल का दाम कम हुआ है, कार का डिमांड बढ़ गया है, सोलर पैनल का दाम कम हुआ है, बैटरी का डिमांड बढ़ गया है, ठीक। यस सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ ना, बिकॉज एक के बिना दूसरे का काम नहीं, बिना बैटरी का सोलर पैनल का कोई काम नहीं और बिना सोलर पैनल का बैटरी का कोई काम नहीं, बिना पेट्रोल का कार का कोई काम नहीं, बिना कार का पेट्रोल का कोई काम नहीं।
तो ऐसे गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। और जब बात कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन पे रिलेशनशिप कैसा होता है बोलो तो इनवर्स। एक का दाम कम हो रहा है, दूसरे का डिमांड बढ़ रहा है, तो रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स। और डिमांड कब कैसे दिखता है, इनका डिमांड कब कैसे होगा, ये भी क्रॉस प्राइस है। हाँ सर, दिस इज ऑल्सो क्रॉस प्राइस, यस और नो। क्योंकि यस सर। दाम कम पेट्रोल का हुआ लेकिन डिमांड तो कार का चेंज हुआ। दाम कम सोलर पैनल का हुआ लेकिन डिमांड तो बैटरी का बढ़ा। तो वन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। दैट्स इट। ठीक है, याद रहेगा इलास्टिसिटी। फॉर्मूला भी देख लो। इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी को ईसी से डिनोट किया जाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब एक्स कमोडिटी का डिमांड में चेंज होता है और प्राइस किसका बदलता है, क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी नहीं, डेल्टा पी वाई। वाई का दाम बदलेगा, एक्स का डिमांड बदलेगा। समझ में आया सर, वाई का दाम बदलेगा, एक्स का डिमांड बदलेगा। तो सिंबॉलिकली देखो, इसी इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा क्यू एक्स बाई क्यू एक्स, मतलब एक्स का और चेंज क्वांटिटी बाई एक्स का क्वांटिटी, डिवाइडेड बाई डेल्टा पी वाई डिवाइडेड बाई पी वाई। इसको चेंज करो, डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा पी वाई इंटू चेंज हो जाएगा पी वाई बाई क्यू एक्स। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। अब आगे जब क्वेश्चन आएगा क्रॉस इलास्टिसिटी का, सॉल्व कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये कर लो, शॉपकीपर सेल्स ओनली 2 brands of notebook, Imperial and Royal notebook copy. It is observed that when the price of Imperial rise 10%, जब Imperial कॉपी का दाम 10% बढ़ जाता है, रॉयल का डिमांड 15% में इंक्रीज कर जाता है। तो व्हाट इज द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ रॉयल अगेंस्ट द प्राइस ऑफ इंपीरियल, कैसे निकलेगा सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। तो डिमांड पे परिवर्तन कितना आया, 15%, और प्राइस पे परिवर्तन कितना हुआ, 10%, तो कितना है, प्लस 1.5। तो ये एक नॉर्मल गुड्स हो गया। द टू ब्रांड्स ऑफ नोटबुक इंपीरियल रॉयल सब्स्टिट्यूट विद सिग्निफिकेंट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। तो ये किस तरह का समझ में आएगा सर, अगर ये पॉजिटिव हो रहा है ना, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूट है। अगर इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है मतलब सब्स्टिट्यूट है। अगर अगर क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे the cross elasticity of two goods x and y is known as minus 0.8. If the price of good y rises by 20%, how will the demand of x change? सिंपल है, -0.8 तो दे दिया आपको, -0.8 आपको दे दिया, 0.8 equals to x by 20%. So you just need to calculate x from here. तो 20 into 8 करके नेगेटिव में आ जाएगा -16%. So since cross elasticity is negative, that means ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक का बढ़ता है तो दूसरे का गिरता है ना। तो जब भी आपको क्रॉस इलास्टिसिटी में नेगेटिव दिखेगा, इसका मतलब कि वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। पेट्रोल डीजल जैसा, पेट्रोल का दाम कम होगा तो कार का डिमांड बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कार का डिमांड कम होगा, इट्स लाइक दैट। समझ में आ गया रे। तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कॉम्प्लीमेंट्री है कि सब्स्टिट्यूट है बताओ, तो आपको कैलकुलेशन करके उसका आंसर देख के बताना पड़ेगा कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है कि सब्स्टिट्यूट है। Price of 1 kg tea is 30. At this price 5 kg tea is demanded. 1 kg का दाम है 30 टका, इसमें 5 kg चाय का डिमांड हुआ। Price of coffee rise from 25 to 35 per kg. The quantity demand of tea rise from 5 kg to 8 kg. क्योंकि कॉफी का दाम बढ़ गया तो
चाय का डिमांड 5 kg से 8 kg हो गया, आपको टी का इलास्टिसिटी पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा क्यू एक्स बाई डेल्टा पी वाई इंटू प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो करो सर, क्वांटिटी कितना चेंज हुआ, किसका? अरे टी का। पहले 5 kg डिमांड होता था, 5 kg की जगह 8 kg है, तो 8 माइनस 5। पुराना प्राइस कितना है टी का? हाँ सर, डेल्टा डेल्टा पी 30, 1 kg का दाम 30, प्राइस ऑफ वाई इक्वल्स टू कॉफी। कॉफी का दाम कितना बदला है सर पर केजी? 10 ना, 25 से 35 का चेंज। हेलो, 25 टू 35 है ना। और टी का देख लो, टी का प्राइस में क्या है, टी का प्राइस कितना था? सॉरी, पी मतलब वाई मतलब तो कॉफी, कॉफी का प्राइस 25 है और इसका ओल्ड क्या है, क्वांटिटी 5 क्यू एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, मतलब 3/10 इंटू मतलब 5, मतलब ऐसे करो 3/10 डिवाइडेड इंटू 25/5, तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव 1.5। तो टी एंड कॉफी है ना, सब्सटीट्यूट है तो पॉजिटिव ही आएगा। सब्सटीट्यूट में हमेशा पॉजिटिव आता है सर, नेगेटिव मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होगा। द इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ टी इज 1.5, showing that demand of tea is highly elastic with respect to coffee. This positive sign shows that tea and coffee are substitute goods. हमेशा ऐसा होता है। सिमिलरली शुगर एंड टी में करके देखो, शुगर एंड टी में करके देखो, नेगेटिव आएगा क्योंकि शुगर एंड टी कॉम्प्लीमेंट्री है और कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर नेगेटिव आएगा, -1.2 आएगा। घर पे करना सर, प्राइस ऑफ 1 kg शुगर 50 है, इस दाम पे 10 kg डिमांड हो रहा है। अगर चाय का दाम 30 से 25 हो जाता है, शुगर का कंजम्पशन 10 kg से 12 kg हो जाता है क्योंकि लोग पहले से ज्यादा टी कंज्यूम करेगा। फाइंड आउट द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एंड कमेंट ऑन इट्स वैल्यू। इसका वैल्यू नेगेटिव आया और इससे समझ में ये आता है कि टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। बोलो सर, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी एट इट्स बेस्ट। जितना जरूरत पड़ा मैंने आपको समझाया। नोट्स अगर आपके पास बाई चांस नहीं है तो मुझे बताओ, मैं आपको इकोनॉमिक्स का नोट शेयर कर देता हूँ, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, वेरी वेरी वाइटल पार्ट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी और डिमांड फोरकास्टिंग समझाऊंगा और फिर मैं सप्लाई स्टार्ट करूंगा। ठीक है, समझ में आया सर बात? बोलो। Yes, sir. ओके, समन्विता बोझा कैसे? आई होप कि समन्विता को भी समझ में आया। Yes, sir. ओके सर, ठीक है सर, आज इतना ही है फिर। बोलो सर, कुछ कहना चाहते हो? अर्पिता किछु बोलबी? ठीक है जी, टाटा, गुड नाइट फिर। Bye, sir. ओके बाय।